आज हम फर्स्ट ग्रेड के इतिहास के पहले टॉपिक गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल व मुगल काल में साहित्य कला व स्थापत्य कला का विकास। गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त 350 से 375, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 450 415, कुमारगुप्त 415 से 455 और स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इस वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। मौर्यों के पतन के बाद समाप्त हुई भारत की राजनीतिक एकता को गुप्तों ने फिर से स्थापित किया था। कला व साहित्य की उन्नति की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा था। के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में मथुरा, बनारस व पटना कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। मंदिर निर्माण कला। गुप्त काल में ही वास्तविक मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ तथा द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ आदि गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं हैं। यह ईंटों व पत्थरों से निर्मित होती हैं। इस काल में बना देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी में स्थित है, भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गुप्त काल के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हम निम्नलिखित तालिका को जान सकते हैं। मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है नाचना कुठार का मंदिर। नाचना कुठार का मंदिर पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। एरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। भीतर गांव कानपुर का ईंटों का मंदिर विष्णु को समर्पित है जो उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार खो जो नागौद मध्य प्रदेश में है का शिव मंदिर जो नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। एरन जो मध्य प्रदेश में है, एरन का विष्णु मंदिर, सारनाथ का गमेक स्तूप, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक और पिपरिया मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर आदि भी गुप्तकालीन है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है और मंडपों की संख्या 4 है। वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था के द्वारा बनाया गया उदयगिरी की गुहा का मंदिर विष्णु को समर्पित इस काल का सर्वश्रेष्ठ स्मारक है। गुप्तकालीन मंदिरों में मथुरा शैली को प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई गई थी। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई। गुप्त काल में मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता तथा कामुकता का पूर्णतः लोप हो गया। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ किया। कुर्मवाहिनी यमुना तथा मकरवाहिनी गंगा की मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। गुप्त मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां हैं। गुप्त काल में मूर्तियों के 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में विष्णु की मूर्ति, उदयगिरी में वराह अवतार की मूर्ति, सूर्य की काशी व कौशाम्बी से मिली मूर्तियां गुप्तकालीन मूर्तिकला की परिपक्वता को दर्शाती है। गुप्तकालीन कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियों के बारे में हम निम्नलिखित तालिका से जान सकते हैं। सारनाथ की पद्मासन में बैठे बुद्ध की पद्मूर्ति, मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध की प्रतिमा, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है, मनु कुंवर प्रयागराज से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियाँ, देवगढ़ से प्राप्त वराह मूर्ति या अनंत शाही, मथुरा उदयगिरी व एरन से प्राप्त वराह मूर्ति, उदयगिरी से प्राप्त महिषासुर का वध करती माँ दुर्गा,
करमदंडा से प्राप्त चतुर्मुखी शिवलिंग, भूमरा व खोह से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग, विदिशा से प्राप्त रामगुप्त की समय की 3 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी विशेष उल्लेखनीय हैं। इसमें से 2 चंद्रप्रभु जो 8वें तीर्थंकर थे तथा एक पुष्पदंत 9वें तीर्थंकर की हैं। भगवान शिव के एक मुखी एवं चतुर्मुखी का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना इसी समय हुई थी। मृण मूर्ति कला गुप्त काल में मृतभांड कला का भी खूब विकास हुआ। गुप्त काल में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कलाकार सुंदर वस्तुएं बनाते थे। राजघाट में पाई जाने वाली टेराकोटा की मूर्तियां इतनी सजीव हैं कि मानो मिट्टी में गीत मुखरित हो उठे हों। राजघाट। चित्रकला। गुप्त युग में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। गुप्तकालीन चित्रों के अवशेष बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं और बादामी की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। गुप्तकालीन चित्रों के अवशेष बाघ की गुफाओं, बादामी की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। बाघ, अजंता और बादामी की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। अजंता महाराष्ट्र के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषय पे हैं। अजंता महाराष्ट्र के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर हैं जब आधारित है, जबकि बाघ मध्य प्रदेश के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन के लिए जाने जाते हैं। अजंता में चट्टान काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी, जिनमें 4 चैत्यगृह तथा शेष विहार गुफाएं हैं। अजंता के चट्टानों को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी। इनमें से 4 चैत्यगृह तथा शेष विहार गुफाएं थीं। 1819 में मद्रास रेजिडेंट के कुछ यूरोपियन सैनिकों ने इन गुफाओं को अचानक खोज की। 1824 में जनरल सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रथम बार इनका विवरण प्रकाशित करवाया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं तथा जातक कथाओं के दृश्यों का अंकन बहुतायत से किया गया है। अजंता में पहले 29 गुफाओं में चित्र थे, परंतु अब केवल 9 गुफाओं में हैं, जिसमें पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं तथा 16, 17, 19 व 20 के चित्र अवशिष्ट रूप से हैं। ये 9 गुफाएं कौन सी हैं? 1, 2, 3, 10, 11, 16, 17, 19 और 20। इनका समय अलग अलग है। 9वीं 10वीं गुफा के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं तथा 10वीं गुफा के स्तंभ पर अंकित चित्र 16वीं व 17वीं तथा 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। अजंता की गुफा 16 व 17 गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। अजंता की गुफा 16 और 17। बैठी स्त्री का चित्र जो सबसे प्रसिद्ध है, ये गुफा नंबर 9 में है। पुजारियों के दल का स्तूप की ओर जाते चित्र 9वीं गुफा में है। जातक कथाओं का चित्र 10वीं गुफा में है। उपदेश सुनते भक्तगण 16 नंबर गुफा में है। गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने के 4 दृश्य 16वीं गुफा में है। मरणासन राजकुमारी सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है वो 16 नंबर गुफा में है। सुजाता की खीर के समय का चित्र 16वीं गुफा में है। माता व शिशु का चित्र 17वीं गुफा में है। राहुल का समर्पण का चित्र व बुद्ध का ग्रह त्याग का चित्र 17वीं गुफा में है। बाघ की चित्रकला। बाघ की गुफाएं विंध्यन पहाड़ियों के काट कर बनाई गई हैं। सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में इनका पता डेजनफील्ड ने लगाया था। इन गुफाओं की संख्या 9 है, जिनमें से चौथी व 5वीं गुफाएं भित्ति चित्र में सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में हैं। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य के विकास की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय विशुद्ध दरबारी संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया था। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। गुप्त काल को श्रेष्ठ साहित्यकारों का काल माना जाता है। इस काल के साहित्य 2 भागों में बंटे हैं। प्रथम भाग में साहित्यकार वे आते हैं जिनके विषय में अभिलेखों की जानकारी मिलती है। इनकी किसी भी कृति के बारे में हमें जानकारी नहीं है। प्रथम भाग में वे साहित्यकार आते हैं जिनसे हमें अभिलेखों की जानकारी मिलती है। गुप्त काल को श्रेष्ठ साहित्यकारों का काल माना जाता था। इस काल में साहित्यकार 2 भागों में बंटे थे। प्रथम भाग में वे साहित्यकार आते हैं जिनके विषय में हमें अभिलेखों से जानकारी मिलती है। इनकी किसी भी कृति के विषय में हमें जानकारी नहीं है। इस श्रेणी में हरिसेन, वीरसेन, वत्स भट्टी व वासुल आते हैं। द्वितीय श्रेणी में वे कवि आते हैं जिनकी रचनाओं के बारे में हमें ज्ञान है, जैसे कालिदास, भारवी, भट्टी, मातृगुप्त, भरतश्रेष्ठ, विष्णु शर्मा आदि। ये द्वितीय श्रेणी के साहित्यकार थे जिनकी हमें रचनाएं मिली हैं।
अब हम बात करते हैं हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के समय संधि विग्रहक, कुमार मात्य एवं महादंड नायक के पद पर कार्यरत थे। हरिसेन की शैली के विषय में जानकारी हमें प्रयाग स्तंभ लेख से मिलती है। हरिसेन द्वारा तैयार प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की सफलताओं की प्रशस्ति के रूप में गान है। प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक मौर्य, समुद्रगुप्त व मुगल शासक जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। ध्यान रहे, प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक मौर्य, समुद्रगुप्त तथा मुगल शासक जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं। हरिसेन द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख में प्रयुक्त छंद कालिदास की शैली की याद दिलाती हैं। हरिसेन का पूरा लेख चंपू यानी गद्य पद्य की मिश्रित शैली का एक अनोखा उदाहरण है। वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय संधि विग्रहक, अमात्य पद पर कार्यरत वीरसेन भी काव्य शैली के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत उदयगिरि की गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण लेख है। वत्सबट्टी इनकी काव्य शैली के विषय में जानकारी मंदसौर के स्तंभ लेख से मिलती है। वासुल ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना यशोवर्मन के समय में की। कुल 9 श्लोकों वाला यह श्रेष्ठ काव्य का एक अनोखा उदाहरण है। भारवी इसके द्वारा रचित महाकाव्य किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व पर आधारित है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। भट्टी के द्वारा रचित भट्टी काव्य को रावण वध भी कहा जाता है। रामायण की कथा पर आधारित इस काव्य की कुल 22 सर्ग व 1624 श्लोक हैं। मातृगुप्त इनके विषय में जानकारी कलहण की राज तरंगिणी से मिलती है। संभवतः मातृगुप्त ने भरत के नाट्यशास्त्र पर कोई टीका लिखी थी। भरतमेंट हस्तिपक नाम से जाने जाने वाले इस कवि को हयग्रीव वध काव्य की रचना की थी। विष्णु शर्मा इनके द्वारा रचित काव्य पंचतंत्र की विश्व की लगभग 50 भाषाओं में 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकल चुके हैं। पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र 5 भागों में बंटा है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रहक, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व। पंचतंत्र के 5 भाग कौन से हैं? मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रहक, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षाकारित्व। स्मृतियाँ गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन तथा बृहस्पति की स्मृतियाँ लिखी गई। इनमें याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस स्मृति के आचार, व्यवहार, प्रायश्चित आदि का उल्लेख मिलता है। हीनयान बौद्ध धर्म की शाखा के बुद्ध घोष ने त्रिपिटकों पर भाष्य लिखा और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग है। जैन दार्शनिक आचार्य सिद्धसेन ने न्याय दर्शन व न्यायावतार ग्रंथ लिखा। पुराणों को अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया था। रामायण और महाभारत ने अपना वास्तविक रूप गुप्त काल में ही प्राप्त किया था। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए। कालिदास ने 4 काव्य व 3 नाटक की रचना की थी। V.A. स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। कालिदास रचित ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। ध्यान रहे, कालिदास रचित ऋतुसंहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य हैं। कौन कौन से? कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य हैं। कालिदास के 3 नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के 3 नाटक कौन कौन से हैं? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुप्तकालीन नाटक मुख्यतः प्रेम आख्यान एवं सुखांत होते हैं। गुप्तकालीन नाटकों की प्रमुख विशेषता यह है कि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते हैं। ध्यान रहे, गुप्तकालीन नाटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत बोलते हैं, जबकि निम्न वाले या निम्न वर्ग के जो हैं या सामान्य जनता प्राकृत भाषा का उपयोग करती है। गुप्त काल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं: देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाखदत्त। काव्यादर्श और 10 कुमार चरित के रचयिता हैं दंडिन। अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है, इसके रचयिता है अमर सिंह। न्यायावतार की रचना सिद्धसेन ने की थी। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने करी है। चंद्र व्याकरण की रचना चंद्र गोमिन ने की है। विशुद्धिमग्ग की रचना बुद्ध घोष ने की है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना, इसके रचयिता शूद्रक थे। संख्या कारिका की रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। पदार्थ धर्म संग्रह की रचना प्रशस्तपाद ने की थी। नीतिसार की रचना कामदंक ने की है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी। गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीक का विकास।
गुप्त काल में अपनी विज्ञान और तकनीक के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुप्त काल अपनी विज्ञान व तकनीक के लिए प्रसिद्ध रहा है। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। इस काल के ही महान गणितज्ञ इस काल में ही महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है तथा ग्रहण का कारण चंद्रमा की छाया का पृथ्वी पर पड़ना है। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। आर्यभट्ट कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप पाई का मान दिया, जो आज भी सही माना जाता है। वर्तमान में आर्यभट्ट की एकमात्र पुस्तक आर्यभट्टीय है, जिसके 4 खंड हैं: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। वर्तमान में आर्यभट्ट की एकमात्र पुस्तक आर्यभट्टीय है उपलब्ध है, जिसके 4 खंड हैं: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। इसके अतिरिक्त आर्यभट्टीय सिद्धांत तथा 10 गीतिका की रचनाएं भी मानी जाती हैं। आर्यभट्टीय सिद्धांत तथा 10 गीतिका भी आर्यभट्ट की रचनाएं मानी जाती हैं। गणित व ज्योतिष के पृथक गणित को ज्योतिष से पृथक स्वतंत्र विज्ञान का रूप देने तथा शून्य व दशमलव का सिद्धांत देने आदि आर्यभट्ट की उपलब्धियां रही है। गुप्त काल में वराहमिहिर ने 490 ईस्वी में खगोल शास्त्र व ज्योतिष विद्या पर अनेक ग्रंथ लिखे। गुप्त काल में वराहमिहिर ने 490 में खगोल शास्त्र व ज्योतिष विद्या पर अनेक ग्रंथ लिखे। इनमें पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहद जातक व वृहद संहिता प्रमुख हैं। इनमें पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, वृहद जातक प्रमुख हैं। भास्कर प्रथम 600 ईस्वी। भास्कर प्रथम ने महाभास्करीय और लघु भास्करीय तथा आर्यभट्टीय भाष्य नामक ग्रंथों की रचना की है। भीनमाल जालोर राजस्थान में जन्मे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्यकम व ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा वेदांग ज्योतिष लिखा। भीनमाल जालोर में जन्मे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 598 ईस्वी में खंड खाद्यक व ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा वेदांग ज्योतिष लिखा। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति। गुप्त काल में मनुष्य व पशु दोनों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हुए तथा महान ग्रंथों की रचना हुई। पालकप्य नामक पशु चिकित्सक ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। धन्वंतरी आयुर्वेद के चिकित्सक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के चिकित्सक थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के 9 रत्न: कालिदास, वेताल भट्ट, घट्टपर्क, शंकु, शपणक, वररुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी और वराहमिहिर। वाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। इस काल में शालिहोत्र ने घोड़ों के लिए अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी काल में शालिहोत्र ने घोड़ों की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। नवनीतकम नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना भी गुप्त काल में हुई है। मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली द्वारा सोने, चांदी व तांबे आदि की धातुओं की भस्म से रोगों की चिकित्सा की। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन का लौह शास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन का लौह शास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, रसेंद्र मंगल अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नागार्जुन द्वारा पारे की खोज इस युग की बड़ी देन है। भौतिकी के क्षेत्र में षड दर्शन की वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत की व्याख्या व प्रतिपादन किया था। भौतिकी के क्षेत्र में षड दर्शन की वैशेषिक शाखा ने अणु सिद्धांत की व्याख्या व प्रतिपादन किया था। धातु विज्ञान के क्षेत्र में यद्यपि अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, किंतु मेहरौली का लौह स्तंभ और बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़े तांबे की प्रतिमा धातु कौशल के अभूतपूर्व नमूने हैं। यह भी जानें, विशिष्ट सिद्धांत में एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का बताया गया है? 365.25। कौन सा गुप्त राजा गायक और कवि था तथा सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त।
श्रीलंका में एक राजा द्वारा किस गुप्त सम्राट के समय गया में एक बौद्ध मठ निर्मित करवाने की आज्ञा मांगी गई थी? समुद्रगुप्त के। किस गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहियान ने अपने गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम क्या बताया था? कौड़ी। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किन नाम से जाना जाता था? दिनार। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कला व साहित्य में गोपियों व कृष्ण की प्रमुख कब बनी थी? गुप्त काल में। सती प्रथा के बारे में सबसे प्राचीन अभिलेख है भानुगुप्त का एरन अभिलेख। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल का ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा राजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। यह कथन कामदंग के नीतिसार में उल्लेखित है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। यह कथन कामदंग की नीतिसार का है। किस विदेशी यात्री ने अछूतों को चांडाल कहकर उन्हें नगर से बाहर रहने की बात कही है? फाहियान ने। गुप्त काल के नाटकों की एकमात्र महत्वपूर्ण विशेषता थी ऊंचे सामाजिक स्तर के संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृत बोलते थे। कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। अब बात करते हैं किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? भीतरी अभिलेख में। किस एक अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? भीतरी अभिलेख में। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान है, यह जानकारी प्राप्त होती है एरन अभिलेख से। गुप्त काल में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे रहा है, वो है विशाल जनयान। मृच्छकटिकम ग्रंथ के नायक ब्राह्मण चारुदत्त का व्यवसाय क्या था? व्यापार। गुप्त काल में किस प्रसिद्ध ग्रंथ में परंपरा के विपरीत राजकीय जीवन की उपेक्षा कर दरिद्र ब्राह्मण सातवाह चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की कहानी का आधार बनाया गया था? मृच्छकटिकम में। गुप्त काल में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की परंपरा के विपरीत राजकीय जीवन की उपेक्षा कर दरिद्र ब्राह्मण सातवाह ने चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की कहानी का आधार बनाया था? मृच्छकटिकम में। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कार्तिकेय के। किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? मृच्छकटिकम में। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर टीका किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। विश्वरूप और अपराग ने मिताक्षर पर टीका लिखी थी। याज्ञवल्क्य ने मिताक्षर पर टीका लिखी थी, विज्ञानेश्वर ने। और विश्वरूप अपराग ने भी मिताक्षर पर टीका लिखी है। नारद के अनुसार दास के 15 प्रकार होते हैं। दाई भाग का लेखक जिमूत वाहन है। देवगढ़ के दशावतार का मंदिर पंचायतन शैली में बना है। विमलमती रचित भागवती नामक रचना का विषय था व्याकरण शास्त्र। भास्कराचार्य रचित लीलावती है गणित की पुस्तक। आनंदवर्धन रचित ध्वन्यावलोक का विषय है काव्यशास्त्र।